नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान मिसेस सिद्धि जौहरी हैं। सिद्धि जौहरी अपने आप में एक बड़ा नाम है, उनको पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं और अब तक उनको अलग-अलग उनके कार्यों के लिए, चैरिटी के लिए, उनके सामाजिक कार्यों के लिए 100 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। मिसेस सिद्धि जौहरी मिसेस इंडिया इंटरनेशनल रह चुकी हैं, मिसेस गैलेक्सी इंटरनेशनल रह चुकी हैं और आज की तारीख में वे ब्रांड एम्बेसडर हैं, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हैं फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। सिद्धि आपका स्वागत है और पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह से पूरा देश हम कहें और ख़ास तौर से राजस्थान इस महामारी से लड़ा है बहुत ही साहस और हिम्मत के साथ। उसमें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का, एनजीओज़ का, आप जैसे जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सरकार ने तो जो किया, किया, इसके अलावा आप सब लोगों ने, आप जैसे संस्थाओं ने बहुत काम किया है, जिन संस्थाओं से आप जैसे लोग जुड़े हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें, तो इस महामारी जब शुरू हुई तब से लेके अब तक एक के बाद एक नया रूप देखने को मिला है। आप लोग किस तरह से रोज़ इस नई चुनौतियों से जूझे हैं? किस तरह से आपने जनता की मदद की है? और रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन आप लोगों ने किस तरह से किया है? सर अभी के टाइम में हम सबको मालूम है कि ये पैंडेमिक के टाइम में हम सब ने बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम्स देखा है, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन रही है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो सारे ही सिटीज़ में इसका इफ़ेक्ट बहुत ही ट्रेमेंडस रहा था और केसेज़ और जो सिवियरिटी थी केसेज़ की वो भी बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। तो अब की बार जो मेन चैलेंजेस थे वो हेल्थ जो रिसोर्सेज थे उसके रिलेटेड थे। साथ ही जो क्राइसिस थी वो हमने जैसे कि पूरी न्यूज़ में भी देखा है, सब कहीं हमने पढ़ा है, सुना है कि ऑक्सीजन से लेकर, मेडिसिन से लेकर, हॉस्पिटल में बेड की एक फैसिलिटी से लेकर बहुत सारी चैलेंजेस थे। ये मैं एक समराइज़्ड वे से कह रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स अगर मैं सरफेस लेवल पे अगर उस लेवल से अगर बात करूँ तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। एक लेमैन के लिए, एक पब्लिक के लिए अगर उनके एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, तो एंडलेस प्रॉब्लम्स थी, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस से लेकर सारी प्रॉब्लम्स बहुत अपने आप में बहुत केओटिक रही हैं। रही बात ऑर्गेनाइजेशंस की तो ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस भले ही वो स्टेट लेवल के हों या फिर नेशनल लेवल के हो या फिर सिटी लेवल के हो, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, बहुत सारे छोटे-बड़े सारे एनजीओ, सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो एकजुट होकर, यूनाइटेड होकर जो अ, एकदम ही तरीके से और बहुत ही उम्दा काम किया है इस सिचुएशन में। भले ही वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, नीडी और जो कि हॉस्पिटल में अपने जो जिनके अपने अगर हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है और जो अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो या गरीबों के लिए हो, नीडी लोगों के लिए हो, स्लम स्लम एरियाज़ में हो या फिर ऑक्सीजन से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, मेडिसिन्स जैसे कि कितनी सारी मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट थी, लेट्स से रेमडेसिविर या फिर जो ब्लैक फंगस में यूज़ आने वाली जो दवाइयाँ हैं, वो सारी दवाइयाँ मतलब हर ऐसी मेडिसिन जो शॉर्टेज में थी, जो क्राइसिस में थी, जो एक्चुअली अवेलेबल होना अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था तब के टाइम में। उस तरह के रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करना और तरीके से अरेंज करना और नीडी तक पहुँचाना, वो अरेंजमेंट करना, वो सारा एक चैनलाइज़्ड सिस्टम सारे ऑर्गनाइज़ेशंस ने और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर, बहुत सारे फैमिलीज़ ने, बहुत सारे व्हाट्सएप की जो फैमिलीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को बहुत ही यूनाइटेड वे से, बहुत ही चैनलाइज़्ड तरीके से काम किया है यहाँ पर। अपने आप में ही एक ये
मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है ह्यूमैनिटी का कि किस तरह से नीड आने पर हम एक दूसरे के लिए काम आ सकते हैं। इंसान एक दूसरे इंसान के बुरे वक़्त में काम आ सकता है। भले वो कोई भी छोटा-बड़ा हेल्प हो, भले ही वो कोई छोटा-सा काम ही क्यों ना हो। लेकिन इस टाइम में जो मैं कहूँगी कि बहुत ही दिल छूने वाला ये एक हमेशा की एक स्टोरी रहती थी, हमेशा हर दिन हम लोगों का ये रहता था। मेरा यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, मैं कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज़ेशंस का बताना चाहूँगी कि किस तरह से प्लाज़्मा अरेंज करना हर मॉर्निंग, हर इवनिंग, हर रात। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को भी देखा है जो रात भर सोते नहीं थे, जो रात भर बस फ़ोन का अपना सामने फ़ोन रखकर कोई भी व्हाट्सएप क्वेरी या कोई भी कॉल की क्वेरी या कोई भी नीड अगर आने पे तुरंत मतलब ऑन द स्टेप, ऑन द फुट वो रहे रहे हैं और उन्होंने जैसे भी करके सारा अरेंजमेंट किया है with all the contacts from blood banks, from the donors, from the COVID recoverers, बहुत ही तरीके से काम हुआ है। और मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी जो कि जोधपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि इसी दौरान इंडिया का फर्स्ट नेशनल ब्रीथ बैंक भी यहाँ पे सेटअप किया गया क्योंकि ऑक्सीजन की क्राइसिस बहुत थी और इस क्राइसिस के टाइम में जब एक्चुअल में ये सुनने में आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पे सप्लाई नहीं होने के कारण, अरेंजमेंट नहीं होने के कारण किसी की जान जा रही है, तो जोधपुर के जो टॉप नॉच जो भी सोशल वर्कर्स हैं और उनकी पूरी टीम, उन्होंने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया और ये सेटअप बिल्कुल ही कुछ ही दिनों में पूरा सेटअप कर लिया। पूरा का पूरा ऑक्सीजन ब्रीथ बैंक खड़ा कर दिया और इसमें सीएम सर ने ही इसका इनॉग्रेशन किया था। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे डिग्निटरीज, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे एनजीओज, एनजीओ रिलेटेड जो वर्कर्स हैं, सारे लोगों का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है सर और ये बहुत ही एक लाइफ टाइम एक हिस्टोरिकल मोमेंट बन गया है, ना कि सिर्फ हमारी सफरिंग्स के लिए बल्कि शायद एक एग्जाम्पल के लिए भी कि ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है लोगों में। यस सर। सिद्धि, जब पिछला वेव आया था जी। कोरोना का, जी। उसके बाद मेरी बात हुई थी आपके राज्य के गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों से और लीडर अपोजिशन से भी। उस समय जो एक इंटीग्रेटेड टीम वर्क देखने को मिला था, एबव द पार्टी लाइन, एबव द पॉलिटिकल एफिलिएशंस, वो काबिले तारीफ था। और मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि जब हमारी बात हो रही थी आपके राज्यपाल से, तो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके राज्य सरकार की तारीफ कर रहे थे। जब मेरी आपके लीडर अपोजिशन से बात हो रही थी, तो वे पूरी जिम्मेदारी के साथ राज्य सरकार के कामों की तारीफ कर रहे थे। और ठीक उसी तरह से जब सरकार के लोगों से मेरी बात हो रही थी, मुख्यमंत्री से लेके और सचिन पायलट सब से, तो वे लोग भी तारीफ कर रहे थे कि नहीं, हम लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड टीम है, इसमें पार्टी लाइन पर कहीं कोई डिफरेंसेज नहीं है। हमारे राज्य के जो एनजीओज हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन वेव 2 आते-आते जिस तरह से आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिला बाद के दिनों में, वो कहीं थोड़ा-सा वो पुराने वेव 1 की तुलना में उस तरह का टीम स्पिरिट देखने को नहीं मिला। बावजूद इसके जिस तेजी के साथ कोरोना का प्रसार हुआ पूरे आपके राजस्थान में और जिस तेजी से आप सबने मिलके उसका मुकाबला किया है, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मैं यहाँ ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे बाकी देश के राज्यों में अलग-अलग एक्सपीरियंसेस देखने को मिला है। कुछ राज्यों में जब एनजीओज काम कर रहे थे, जब सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोग काम कर रहे थे, तो वहाँ की सरकारें बजाय कि उनको फैसिलिटेट करें, बजाय उनको कि इनकरेज करें, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही थी कि आपको ये सिलेंडर कहाँ से मिल रहा है, ये दवाई कहाँ से मिल रही है, आपने बेड कैसे अरेंज कर लिया। आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा जी। होगा अखबारों में कि इस मानव त्रासदी के बीच में जो इतनी बड़ी त्रासदी थी मानवता के लिए, कर्नाटक में बंगलौर जैसे शहर में लोग अस्पतालों में बेड ब्लैक कर रहे थे और दवाइयाँ ब्लैक कर रहे थे और फर्जी आईडी बना के लोगों को, जैसे रेलवे के टिकट एक ज़माने में ब्लैक होता था रिज़र्वेशन वाला, वो काम हो रहा था। आपके राजस्थान में
जो ये सरकार में लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, उनकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट आप लोगों को मिला जब आप लोग काम कर रहे थे फील्ड में? सर ये एक्सपीरियंस थोड़ा-सा मिक्स्ड रहा, ना कि बिल्कुल पॉज़िटिव, ना कि बिल्कुल नेगेटिव, बट मैं ये कहूँगी कि चैलेंजेस थे। इस सेक्टर में भी चैलेंजेस थे बिकॉज़ हमको डेफ़िनेटली ये एक क्वेश्चन कलेक्टिवली ये पुट अप किया जाता था कि लेट्स से कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेमडेसिविर कहीं से अरेंज होकर अगर हमने कहीं नीडफुल को अगर वो दी है, तो ये क्वेरी आई थी कि इसका हमको बिल चाहिए, कहाँ से अरेंज हुआ, ये पूरी डिटेल्स चाहिए। तो ये थोड़ी-सी चैलेंजिंग सिचुएशन थी बिकॉज़ उस टाइम हम सबका कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जो ज़रूरत है और जो नीडफुल सिचुएशन है, जो टाइम की जो एक वैल्यू थी उस टाइम कि किस तरह से हम कितना जल्दी पहुँचा सकें बिकॉज़ इट वाज़ अबाउट लाइफ एंड डेथ ऑफ अ पर्सन। तो उस टाइम में ये सारी चीज़ें थोड़ी ट्रबलिंग रहती थी, नो डाउट। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर अपने तरफ से जितना कर सकती थी उन्होंने किया है। सपोर्ट भी किया है और एनकरेज भी किया है। मैं जोधपुर की अगर बात करूँ, जयपुर की अगर बात करूँ तो उन्होंने सारे सोशल वर्कर्स को, सोशल एक्टिविस्ट को, जो भी भामाशाह हैं, उनको बहुत ही एनकरेज करने के साथ-साथ मोटिवेट करके बहुत ही प्रेज़ किया है उनका जो जज़्बा है काम करने का और जो आगे आकर क्योंकि कोविड का टाइम ऐसा था कि हेल्प करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिस्की एक स्टेप है क्योंकि यू हैव इक्वली द रिस्क ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल था और जो 2 वर्ड्स भी अगर मोटिवेशन के मिल जाते हैं अगर एक सोशल वर्कर को, तो उस टाइम में वो एक बहुत ही मिरेक्युलसली काम करता है। तो मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ में मैं कहूँगी कि नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव अच्छा बैलेंस्ड रहा है और बाकी मैं अगर मैं बात करूँ कि पूरे स्टेट की या फिर पूरी सिटी की, तो वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा मिक्स्ड रहा है। रही बात आपने जो कहा कि ब्लैक में जो चीज़ें हो रही थी, वो हो रही थी। देखिए आई थिंक रोजेस कम विद थॉर्न्स कुछ ना कुछ बुराइयां हमको दिख जाती है कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है तो हमें ज्यादा अपना ध्यान पॉजिटिविटी में रखकर पॉजिटिव एस्पेक्ट से रखकर थोड़ा सा उन चीज़ों से ध्यान हटाकर हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि ले बैक होकर उसी चीज़ में हम थोड़ा-सा डिस्करेज हो जाएँ। मुझे ये लगता है कि पॉज़िटिविटी के पाथवे पे हमको चलते रहना चाहिए और जितना भी हो सकता है हमको एज़ ह्यूमन एक-दूसरे इंसान की ज़रूरत आने पर मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सिद्धि आपका संबंध नेपाल से भी है, बड़ा अटूट रिश्ता है और अ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप नेपाल की रहने वाली हैं और राजस्थान में आपकी शादी हुई है जोधपुर में। और जोधपुर में एक बड़े कारोबारी परिवार में से आपका संबंध है। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई 2 जगह के रिश्तों को लेके कहीं कभी कोई राजस्थान या जोधपुर में कभी इस तरह के सवाल नहीं खड़े हुए कि आपके कमिटमेंट, आपकी जो लॉयल्टी है वो इंडिया के साथ ज़्यादा है कि नेपाल के साथ ज़्यादा है? सर मैं यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगी। मेरी रूट्स सर राजस्थान की ही हैं। मेरी जो पैटर्नल रूट्स है, मेरा जो ददियाल है दैट इज़ इन राजस्थान ओनली। तो मेरी रूट्स तो यहीं की हैं, तो वो मेरे अंदर का जो एक इंडियन जो एक राजस्थानी जो कल्चर है, वो हमेशा हमारे अंदर था, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। येस, मेरी अपब्रिंगिंग नेपाल में हुई। मैं जब से 2 महीने की थी, तब से मेरी एजुकेशन, अपब्रिंगिंग और मेरी सारा जो एक इनिशियल स्टेज की ग्रूमिंग होती है वो सारी काठमांडू में हुई थी। शादी के बाद मैं जोधपुर सेटल्ड हुई थी। मेरी शादी जोधपुर में हुई है। तो रही बात बैलेंस की और जो आपने क्वेश्चंस रेज़ किए हैं, तो जोधपुर बहुत ही प्यारा शहर है और यहाँ इसे हम सारी दुनिया में जोधपुर अपनायत का शहर के नाम से बहुत फ़ेमस है। तो नो डाउट जोधपुर ने बहुत प्यार दिया है मुझे और मैंने भी इक्वली अपना पूरे मैं कहूँगी कि एक डेडिकेशन के साथ में इस शहर और शहर के नए कल्चर को, नए सारे जो रीति-रिवाज़ हैं, सारा जो एक नए सिटी से रिलेटेड जो भी एक चैलेंजेज़ होते हैं या फिर
गुड एंड बैड सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको बहुत मन से एक्सेप्ट किया है, और बहुत मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जोधपुर और सारे जो सन सिटी के सन सिटीजन्स हैं उनका मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे बहुत प्यार, बहुत ऑनर, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सारा एंडलेस अफेक्शन मिला है जोधपुर से। तो ये बैलेंस की अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैंने मेरी चाइल्डहुड जगह, मेरी बचपन का शहर छोड़कर मैं नए शहर में आई हूँ। और थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो होते ही हैं, बिकॉज़ राजस्थान का कल्चर बिल्कुल अलग है, काठमांडू का कल्चर बिल्कुल अलग था। खान-पान से लेकर, रहन-सहन से लेकर, डेली लाइफ से लेकर, और वेदर वेदर एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज़ नेपाल इज़ अ हिमालयन किंगडम। वहाँ का वेदर बहुत ही एक तरह से एकदम हेवनली वेदर है, और बहुत कंट्रास्ट है राजस्थान का वेदर। तो ये एक थोड़ा-सा चैलेंज है, बाकी हर चीज़ में आई फील माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड कि आई गॉट सेटल्ड इन सिटी लाइक जोधपुर। अब मैं बात करूँगा नेपाल में जो पैंडेमिक रहा, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के एनजीओज़ ने या सोशल सेक्टर में काम करने वाली संस्थाओं ने किस तरह से वहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है, नेपाल की जनता को राहत पहुँचाई है? अगर आपके पास कोई जानकारी हो, कोई फीडबैक हो तो आप बिल्कुल शेयर सर। करें। जी, जी सर। मेरे पेरेंट्स खुद ही बहुत एक्टिव सोशल वर्कर्स हैं वहाँ पर। उनके थ्रू भी मुझे टाइम टू टाइम सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहती थी, और बाकी जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ के भी सारे जो सोशल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है स्पेशली, विद विद फुल डेडिकेशन एंड डिवोशन उन्होंने आगे आकर सारे नीडफुल जो स्टेप्स होने चाहिए उस टाइम, क्राइसिस के टाइम में, सारी वो चीज़ें की है। भले ही वो छोटे से लेकर बड़े से लेकर सारी हेल्प इस टाइम में की है। वहाँ पे अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, तो जो डे टू डे नीड्स होती हैं, जो डे टू डे लेबर्स हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके लिए भी वो काम कर रहे हैं। जो नीडी लोग हैं, जिनको हॉस्पिटल्स रिलेटेड, हेल्थ केयर रिसोर्सेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। और जो नेपाल की जो लोकल कम्युनिटी है, नेपलीज हैं, वो भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और यूनाइटेड होकर वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से सोशल वर्क चल रहा है इस टाइम में। और वैक्सीनेशंस भी वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से, और बहुत मैं कहूँगी कि बहुत फुल फ्लेजेड चल रहे हैं वहाँ पे वैक्सीनेशंस। और वहाँ पे सबसे अच्छा जो एस्पेक्ट मुझे लगा कि उन्होंने एज ग्रुप वाइज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत वेल एग्जीक्यूटेड वे से वैक्सीनेशन कैंप्स को वो कंडक्ट कर रहे हैं। और इसके कारण ये हो रहा है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ ईच एंड एवरी एज ग्रुप, दे आर बीइंग वैक्सीनेटेड फ्रॉम वेरी इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। तो वहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है सर, और सब तैयार है कि किस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और किस तरह से हम इस भयानक सिचुएशन से जल्दी बाहर आकर एक नॉर्मल लाइफ को जल्दी से जल्दी कंटिन्यू कर। मैं आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं करना चाहता क्योंकि आप राजनीति से दूर हैं और जी। आप चाहती भी नहीं हैं कि आपसे कोई उस तरह की पॉलिटिकल बातें की जाए। लेकिन खाली मैं इतना समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से जब पेंडेमिक का दूसरी वेव आई है भारत में और जी। शुरुआत में आपने देखा होगा कि 3-4 हफ्ते पूरी तरह से लग ही नहीं रहा था कि कहीं कोई मशीनरी काम कर रही है। सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा था। जी। और बाद में धीरे-धीरे फिर सरकारी मशीनरी गेयर अप हुई और उसने अपने को थोड़ा किया, एक्टिवेट किया और फिर महामारी से लड़ने की तैयारी शुरू हुई। क्या नेपाल में भी इसी तरह का आपको देखने को मिला है? वहाँ पर भी क्या स्टेट मशीनरी या सरकारी तंत्र उतना ही लाचार और असहाय दिखाई दे रहा था इस महामारी के आने के बाद? सर वहाँ पे जो मैंने जो मेन चीज़ जो ऑब्जर्व की थी, वो ये थी कि जब पैंडेमिक और जो केसेस की जो पीक लेवल जब पहुँच रहा था, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। वहाँ पे कि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जो आपसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो मतभेद थी, वो उस टाइम में बहुत ही हाइलाइटेड होकर आ रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। क्योंकि उस टाइम प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की और सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी बहुत ही अनएक्सेप्टेबल लगी कि उस टाइम में भी every political party they were opposing each other and they were actually having a tussle between each other. So ये उस टाइम की जो सिचुएशन थी और उस टाइम में जो नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए थे, जो कि एक वेल
ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए थी कि किस तरह से हम पूरी एज अ कंट्री फाइट कर सके इस हॉरिबल सिचुएशन को, वो आई थिंक थोड़ी सी साइडलाइन होकर ज़्यादा उनका ध्यान और ज़्यादा अटेंशन अपनी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए, या कौन लीडर होना है उसके लिए, या पीएम से लेके सारी जो पूरी जो एक टीम होती है पॉलिटिकल, वो अपने ही क्लैश में थे। सो दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज वो टाइम नहीं होता है कि हम इस तरह की चीज़ों में उलझे रहें। वो टाइम बिल्कुल ही एक्टिव रह के अपने पब्लिक के लिए, अपनी जनता के लिए तैयार होना होता है, और साथ ही साथ अपनी पूरी कंट्री को, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को एक बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करके हमको उस सिचुएशन को फाइट करने के लिए आगे सोचना चाहिए था। लेकिन उस टाइम में ये थोड़ी कमी रही थी सर, ये तो मैंने देखा है। तो मैंने नेपाल में भी आपदा में अवसर की तलाश में सारी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई थी, बजाय कि मानवता का ध्यान दें, अपनी आवाम के परेशानियों को दूर करने के लिए एकजुट हों, अपने अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल और अपने अपने पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन में वहाँ के भी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता जुटे हुए थे। सिद्धि, मैं आपसे एक और नितांत पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ग्लैमर इंडस्ट्री में रही हैं, आपको लगभग 100 से ज़्यादा अवार्ड मिला है और तमाम नेशनल इंटरनेशनल फोरम पर आपने काम किया है। कभी आपके पास फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने का ऑफ़र नहीं आया किसी भी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में आना चाहिए और काम करना चाहिए? या आपके मन में कभी इस तरह की इच्छा नहीं हुई? सर फ्रैंकली स्पीकिंग यस, ऑफर्स आए थे और आते भी रहते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लेकिन सर बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, मेरा माइंडसेट हमेशा से क्लियर था कि यस, आई हैव बीन कनेक्टेड टू ग्लैमर इंडस्ट्री, मैं टाइटल विनर हूँ, और जो जो मेरे टाइटल्स हैं जो कि आपको सर प्रोफाइल में मैंने शेयर किए हैं, आपको पता है, उसके रिलेटेड मेरा हमेशा से ये इंक्लिनेशन था कि मैंने जो अचीवमेंट, मुझे जो बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड बाय माय एल्डर्स ब्लेसिंग्स जो मुझे मिले हैं, उनको मैं रादर आई शुड डू समथिंग कि आई हैव द पोटेंशियल टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। सो मैंने मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सा टुवर्ड्स सोशल एक्टिविस्ट के तरफ मैंने ज़्यादा अपने आप को ढाल लिया, और मैं इससे बहुत खुश हूँ सर, और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे मौका मिला है कि मैं अपने टाइटल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकूँ और एक इम्पैक्टफुल मैसेज दे सकूँ कम्युनिटी में और सोसाइटी में कि टाइटल विनर होने के बाद में नेसेसरी नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है कि हमको सिर्फ ग्लैमर इंडस्ट्री में ही जाना है, या फिर हमें सिर्फ मूवीज में जाना है, या फिर हमको कोई फिल्म में काम करना है, एड शूट्स करने हैं, या वगैरह वगैरह। तो यस, मैं ब्रांड एम्बेसडरशिप रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स करती हूँ, और एज पेजेंट कोच, एज सेलिब्रिटी गेस्ट, एज जूरी, एज मेंटोर, एज डिफरेंट डिफरेंट जो रोल्स होते हैं, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, और वो मुझे करना अच्छा भी लगता है। लेकिन एक्टिंग के बारे में, या फिर इस तरह के प्रॉपर जो मॉडलिंग के प्लेटफॉर्म्स है, उसके बारे में मेरा थोड़ा सा आउटलुक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे मेरे अंदर का जो मेडिकल, जो हार्डकोर मेडिकल प्रोफेशनल है, वो मेरे अंदर से कभी इस तरह से जाएगा नहीं, और मैं मेरे प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और साथ ही साथ मैं अपना जो फैमिली बिजनेस है उसमें भी एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। तो टाइम भी नहीं मिल पाता है मुझे इन सारी चीज़ों से, सो आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम डूइंग सर। अच्छा, एक और चीज़ देखने को मिलती है, आपके सामने भी इस तरह के प्रपोज़ल आते होंगे कि ख़ास तौर से जो राजनीति में लोग हैं, नेता लोग, वो जी। नोन चेहरे की तलाश में रहते हैं, नोन फेसेज़ की, और वे चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, जिनको कि सोसाइटी में जिनकी अपनी आइडेंटिटी है, जिनको लोग जानते हैं, जिनकी अपनी पॉपुलैरिटी है, तो उनको साथ में जोड़ के और अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाया जाए। तो आपके पास किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कभी कोई ऑफर आया पार्टी की मेंबरशिप लेने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए, या नियर फ्यूचर में कभी कोई प्लान है आपका कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का? सर यस, ऑफर्स आए थे, और उन्होंने काफ़ी मेरे फैमिली फ्रेंड्स और जो वेल विशर्स हैं, उन्हें उन्होंने सजेस्ट भी किया था कि आपको फॉर सर्टेन पोस्ट और कुछ कुछ इलेक्शंस में कुछ कुछ करना चाहिए, ऐसे कुछ मुझे सजेशंस मिले थे, एडवाइस मिली थी। लेकिन सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए एक जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो प्री रिक्विसाइट जो सारी क्राइटेरिया होती है, वो फुलफिल कर सकती हूँ। नेक्स्ट,
मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है सर। मुझे जो मैं कर रही हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरा इंक्लिनेशन नहीं है कि मैं फ्यूचर में कभी भी पॉलिटिक्स में एंटर करूँगी। सीधे आखिरी सवाल आपसे, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि आपकी नज़र में किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने वीमेन वेलफेयर के क्षेत्र में, वीमेन प्रोटेक्शन के क्षेत्र में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के क्षेत्र में या वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बेहतर काम किया, उसका नज़रिया बेहतर था, उसका विज़न ज़्यादा क्लियर था। तो आपकी नज़र में ऐसी कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही है जिसने कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़्यादा कन्विक्शन के साथ और कमिटमेंट के साथ काम किया? सर मैं ये कहूँगी कि अ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना मैं सही नहीं समझूँगी बिकॉज़ सभी ने अपने-अपने जो उनका जब काम करने का जब टाइम था, जब भी उनका जो एक कार्यकाल होता है, उसमें अपने हिसाब से बेस्ट ही किया होगा, किया है और वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा सोशल सब्जेक्ट है, एक ऐसा रादर इट्स अ वर्ल्ड और ग्लोबल ये एक बहुत बड़ा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है। तो सभी इसके लिए काम करते हैं। येस, कुछ पार्टीज़ इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ में, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ में काम करते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की अप्रोच कुछ अलग होती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है स्पेशली कंट्रीज़ लाइक इंडिया, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर फीमेल फीटिसाइड, चाइल्ड एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन ये सारे कुछ ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं कि आई स्ट्रांगली बिलीव कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इन चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव तरीके से काम करती हैं और अपने तरीके से इस चीज़ को हम किस तरह से हमारी कम्युनिटी से, हमारी सोसाइटी से, हमारी कंट्री से इस चीज़ को किस तरह से हम प्रॉपर एक चैनलाइज़्ड सिस्टम के साथ में किस तरह से कंप्लीटली तो हम इरेडिकेट करना या फिर कंप्लीटली एलिमिनेट करना शायद एकदम से पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे जो एक स्टेप बाय स्टेप वाली अप्रोच जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो मैं सर मेरा यहाँ पे आंसर इस तरह से देना चाहूँगी आपके क्वेश्चन का सर। अच्छा, अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि राजस्थान के बारे में जो जो हिस्ट्री में बातें लिखी हैं या जो पढ़ने को मिलती हैं कि राजस्थान बेसिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है और एक दौर था कि महिलाओं को सती होने तक के लिए मजबूर किया जाता था। आज समाज बदल गया है और देश के साथ राजस्थान में भी काफ़ी तरक्की हुई है और वहाँ के समाज के सोच में भी बदलाव आया है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आपको कभी कोई उस तरह की माइंडसेट या इस तरह के परसेप्शन वाले लोग अब राजस्थान में दिखते हैं, जो कि किसी ज़माने में सती जैसी जो कुप्रथा थी उसको अ, बढ़ावा देने की बात करते थे? या अब टोटल बदल गया है राजस्थान? सर, रूरल एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कुछ कुछ तरीके के जो अंधविश्वास हैं, जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं, वो अभी भी हैं। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज जो है, फीमेल चाइल्ड मैरिज जो है, वो बहुत ही प्रिवेलेंट तरीके से देखी जाती है। बट काफ़ी चीज़ें अभी इम्प्रूव हो रही है सर। अगर मैं ओवरऑल आपको यहाँ पे सिनेरियो बताऊँ तो चीज़ें ट्रेमेंडसली इम्प्रूव हुई हैं और अवेयरनेस आ रही है लोगों में। एजुकेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग अवेयर हो रहे हैं। सिटी एरियाज़ के लोग तो कंप्लीटली डिफरेंट है ही, लेकिन जो गाँव के लोग हैं, विलेज एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ है, वहाँ के लोग भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं धीरे-धीरे, अवेयरनेस पहुँच रही है वहाँ तक भी। और वो खुद भी कॉन्शियस हो रहे हैं कि किस तरह की चैलेंजिंग और किस तरह की अननेसेसरी जो एविल्स हैं हमारी सोसाइटी में, उससे हम ना कि खुश होने के बजाय हमें प्रॉब्लम्स ही मिलती हैं। ये लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज हो रहा है और नो डाउट हम जिस एरा में हैं अभी तो एडवांसमेंट बहुत पीक पे है। इट्स द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छूट रही हैं। गाँव के लोगों में थोड़ी-सी है ये चीज़ें कि उनके अपने-अपने एक सिस्टम, अपनी एक बिलीफ्स होती है। जैसे कि आपने कहा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, येस,
ये चीज़ भी थोड़ी है। और डाउरी सिस्टम भी है और बहुत सारी एक चीज़ें हैं, और ये कास्ट एंड रिलीजन वाइज अलग 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 इनकी प्रथाएं होती है। लेकिन चीज़ें बहुत बदल रही हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या पहले का राजस्थान और अभी के राजस्थान में और बाकी जो ये चीज़ें हैं, जो सारे ये कंपोनेंट्स हैं सोसाइटी के, ये बदल रहे हैं, ड्रास्टिकली बदल रहे हैं, और डे बाय डे ये इम्प्रूव ही हो रहे हैं सर। मैंने ये ऑब्जर्व किया है बिल्कुल। थैंक यू सिद्धि फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल थैंक यू सो आइडियाज। मच, थैंक यू थैंक यू। सो मच, थैंक यू। नमस्कार।